एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आज़ाद। आज हम बात करेंगे कि आरएसएस में भी तब्दीली क्यों हो रहा है और 2024 के चुनाव में जितना परेशान वर्तमान की सरकार है उतना ही परेशान आरएसएस क्यों है, उनके बयान क्यों लगातार बदलते चले जा रहे हैं। इन तमाम सवालों पे आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज इसलिए भी 2024 में आरएसएस ने भी अपनी जो भी शक्तियां हैं उसको झोंक तो जरूर दी है और उनके बदलते स्वरूप का भी आज हम टटोलने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, वो जब नागपुर में बोले तो जिस बात को वो कहे वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको कहने से पहले यह जानना जरूरी है कि उन्होंने आरक्षण को लेकर क्या कहा। जी हाँ, आरक्षण को लेकर उन्होंने एक लंबी लकीरें खींच दी। उन्होंने कहा कि जब तक समाज में भेदभाव जारी रहेगा आरक्षण जारी रहना चाहिए। लेकिन आपको याद करा देते हैं कि ये ज्ञान इनको बहुत लेट से आया। याद कीजिए, जब बिहार विधानसभा का चुनाव चल रहा था और उस वक्त में लालू प्रसाद यादव और नीतीश की गठबंधन हो गई थी और पहली बार नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर चुनाव लड़ रहे थे और उस समय में मोहन भागवत जी का बिहार दौरा हुआ और बिहार दौरा के समय में जो आरक्षण को लेकर मोहन भागवत ने जो सवाल खड़ा किए, उन्होंने कहा कि आरक्षण की समीक्षा की जरूरत है। तो फिर वोट में बड़ी डेंट लग गया और कहा जाने लगा कि मोहन भागवत का बयान जो है वो भारतीय जनता पार्टी का हार का कारण बना। तो मोहन भागवत जी जब बिहार में जाते हैं कुछ साल पहले तो ये कहते हैं कि आरक्षण की समीक्षा होना चाहिए और कुछ ही दिन के बाद कहाँ से ये ज्ञान आ गया कि उन्होंने कहा कि समाज में भेदभाव के वजह से अभी आरक्षण का समय बढ़ना चाहिए, यानी जब तक समाज में भेदभाव है आरक्षण जारी रहना चाहिए। और उन्होंने 2000 साल के इतिहास के बारे में रोशनी डालते हुए कहा कि हम उन लोगों को अपने साथ नहीं ला पाए। तो ये बड़ी बात है, हमारी कमी को भी उन्होंने उजागर किया। तो सवाल फिर वही खड़ा है कि करीब इतने वर्षों के बाद नया ज्ञान क्या आ गया। निश्चित तौर पर राजनीतिक गलियारों पर इसी बात को लेकर चर्चा छिड़ गया कि बिहार के कुछ साल पहले बोली गई बातों पर अचानक यू टर्न मोहन भागवत जी क्यों ले लिए, जबकि कहा जाता है कि आरएसएस थिंक टैंक है। तो कौन सा थिंक टैंक था जो उनको पहले आरक्षण समीक्षा की बात बताई और कौन सा ऐसा थिंक टैंक है जो कुछ सालों के बाद नागपुर में उन्होंने आरक्षण को बढ़ाए जाने की वकालत की। जी हाँ, ये सारी चीजें राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि 2024 का चुनाव है और मालूम है मोहन भागवत जी को कि कहीं आरक्षण का खेल में वो कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान ना करा दे। याद कीजिए कि इस वक्त में आरएसएस में भी बहुत उथल पुथल चल रहा है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसकी उथल पुथल की कहानी कहां से शुरुआत हो चुकी है और आरएसएस में भी कई लोग अलग राजनीतिक पार्टी क्यों बनाने लगे। इन सब बातों पर हम विस्तार से चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि आरएसएस को लेकर जब वो हाफ पैंट पहनते थे तो वो एक बार आपके राबड़ी देवी बिहार की जो मुख्यमंत्री रही है, पूर्व मुख्यमंत्री ने, उन्होंने कहा था कि बड़े बड़े आदमी जब हाफ पैंट पहनते हैं तो अच्छा नहीं लगता है और 90 साल के बाद आरएसएस में इस बात को लेकर चर्चा हुआ और हाफ पैंट से फुल पैंट आ गए। कहा तो जाता है थिंक टैंक, लेकिन 90 साल लग गए हाफ पैंट से फुल पैंट आने में। बहरहाल हमारा इशू इधर नहीं है। चलिए हम बात आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि राजनीतिक गलियारों पे जब आरएसएस प्रमुख का राजनीतिक बयान आए हुए और जब उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और ये कहे कि नरेंद्र मोदी के चेहरे के भरोसे 2024 जितना संभव नहीं है, तो ये बात भी राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय जरूर बन गया था। तो इसके बाद में उन्होंने जो कहा वो बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन तमाम तरह के मुद्दे पर बातचीत करते हुए आरएसएस प्रमुख के लगातार बयान बदल क्यों रहे हैं और अंदर में हलचल किस बात को लेकर है। बात मध्य प्रदेश की जा रही है। तो मध्य प्रदेश में अगर की जा रही है तो एक बात अवश्य समझ लेना चाहिए कि 22 साल के पुराने संत प्रचारक
अचानक पार्टी बनाने क्यों लगे, उनको पार्टी बनाने की आवश्यकता क्यों हो गई, ये बड़ी जबरदस्त बात है और इसको समझने की जरूरत है। बताया जाता है कि अभय जैन 22 साल तक लगातार संघ के बड़े लंबे प्रचारक रहे और कई बड़े आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका जरूर रही। और उसके बाद 22 साल के बाद अचानक चंद दिन पहले जब ये बात आए कि उनको नई पार्टी बनानी चाहिए, तो क्या आरएसएस में भी हलचलें चल रही है? क्या आरएसएस की उस मांगों को अब भारतीय जनता पार्टी उठाने में असक्षम हो गई है? क्या जिस हिंदुत्व के एजेंडे को आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के तहत लागू करना चाहती है, उनकी आकांक्षाएं पूरा नहीं हो रही है? ये तमाम मुद्दे पे उस वक्त में धार लग जाता है जब अभय जैन लोक हित पार्टी का न्यू की बात जो है मध्य प्रदेश में करने लगते हैं। और सिर्फ अपने ही नहीं, कई जो है पदाधिकारी जो रहे हैं संघ के, प्रचारक रहे हैं, बड़े महत्वपूर्ण पदों में रहने वाले लोगों ने भी इनका साथ जरूर दिया और जो बात सामने आई वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये बात उन्होंने कही कि भारतीय जनता पार्टी एक जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पे पूरी तरह खरा नहीं उतर रही है। बेशक आरएसएस एक बड़ा संगठन है और उस संगठन के जो विचार है वो अमूल्य है और उस पर विचार करने की जरूरत है, लेकिन इस वक्त में भारतीय जनता पार्टी हो या दूसरी पार्टी, सभी एक हो गए हैं, उनके मुद्दे एक हो गए हैं, एक जैसा आचरण करने लगे। जी हाँ, बड़ी लंबी लकीरें और लंबी बातें उन्होंने अपने वहां पर संवाददाता सम्मेलन के नजदीक कही। और जब यह बात कही जा रही थी और आरएसएस के जो कई प्रचारक रहे वहां मौजूद थे, तो ये बात भी अंदाजा लगाया जाने लगा कि मध्य प्रदेश में इस वक्त में जो हलचलें चल रही है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। और जब अभय जैन ने लोकहित पार्टी का निर्माण करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दे, तो सकते में तो पूरा आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी आ ही गई। उन्होंने साफ तौर से कहा, जब उनसे पूछा गया क्या कि उन्होंने आरएसएस से अनुमति ली, तो वो स्पष्ट कहते हुए नजर आए कि अनुमति तो जब जिम्मेदारी जब दी जाती है तब पूछी जाती है और मैं इस वक्त में अपने जिम्मेदारी से मुक्त हूँ। और रही बात कि जब विचार मिलते हैं और इसमें विचार का अंतर तो कुछ नहीं आया, लेकिन एक नई सोच का निर्माण जरूर हुआ है। तो लंबी लकीरें तो उन्होंने खींच दी और उनसे जब पूछा गया कि आपके मुद्दे क्या हैं, तो बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात तो बिल्कुल नहीं की गई। जी हाँ, उन्होंने कहा कि लोग थाने में जाए तो थाने में रिपोर्ट अच्छे से लिखी जाए और सरकारी विभागों में जब उनके काम आसानी से हो जाए और बिना घूस के हो जाए और लोगों के अंदर में एक तरह से हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो पूरी तरह से जो प्रवेश करे। इन तमाम मुद्दों पे उनके कई मुद्दे हैं पर उन्होंने चर्चा जरूर की। तो क्या ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी उठाने में असक्षम हो गई है? ये भी राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ था। तो 22 साल एक लंबी उम्र में प्रचारक रहे अभय जैन को क्या पार्टी बनाने की इसलिए आवश्यकता हुई कि उनकी अपेक्षा हो रही थी, या कुछ और भी बातें हैं? राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय जरूर है और इसको लेकर जब आरएसएस की तरफ में कोई बयान नहीं आता और इसके बाद जब अभय जैन ने एक सवाल का उत्तर देते हुए यह कहा, जब उनसे पूछा कि आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की वोट बैंक को खराब करेगी, कमजोर करेगी, तो उनका जवाब बड़ा निराला था। वो जानने के लिए जरूरत है, उसको जानना अति आवश्यक है। तो चलिए सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के वोट कम हुए, उस वक्त में हमारी पार्टी जनहित पार्टी नहीं बनी थी, तो कौन सी परिस्थिति खड़ा हो गई थी कि भारतीय जनता पार्टी के वोट छिटक कर दूसरे पार्टी की तरफ चली गई। तो हमारे पार्टी आने से आज जो है भारतीय जनता पार्टी को डेंट लगेगा, इस बात में कोई दम नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग हमारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे पे या नेताओं से जो नाराज रहते हैं वो छिटक कर दूसरे दलों में नहीं जा जाए, इसीलिए कम से कम हमारी पार्टी बनने से उनके वोट हमारे तरफ आएंगे, कांग्रेस को फायदा नहीं होगा।
तो क्या कयास लगाया जाए कि क्या कांग्रेस पार्टी की बढ़ते कद से इस वक्त में आरएसएस में हलचल मची हुई है और इंडिया गठबंधन के बाद लगातार जिस तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं और जो बेचैनी नजर आ रही है, और हो क्यों नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो सैकड़ों जो है आपके कार्यालय यानी संघ के जो शाखाएं हैं वो जो है संचालित हो रही है और तमाम लोग वहाँ प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। और तो और जब कर्नाटक में भी बड़े पैमाने पर जब शाखा संचालित थी तो कैसे अपने बातों को लोगों तक नहीं पहुंचा पाया, यह सवाल भी आरएसएस के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होने जा रही है। जी हाँ, इस तमाम मुद्दों के बीच जब आरएसएस की जब नींव हिलने लगे और भारतीय जनता पार्टी में उनकी अपेक्षाएं पूरा हो रही है कि नहीं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। एक बात और आपको बताते हुए चलूं तो इस वक्त में आरएसएस और सरकार के बीच में जो कोऑर्डिनेट करने वाले जावड़ेकर है, जो जावड़ेकर पर जो सवाल खड़े किए गए थे इस वक्त में, जब उन पर 300 करोड़ रुपए के घूस लेने के आरोप जब सत्यपाल मलिक ने लगाया तो सब कुछ कटघरे में तो सब कोई खड़ा हो गया और आरएसएस भी इससे बच नहीं पाई। तो क्या यह बात लगाया जाए कि सत्ता के गलियारों में बैठे हुए लोगों से आरएस की ट्यूनिंग सही नहीं हो रही है? क्या इस बात को मान लिया जाए कि संघ के चहेते शिवराज सिंह चौहान को वर्तमान की मौजूदा सरकारें हटाना चाहती है, लेकिन संघ की हस्तक्षेप के बाद यह बात पूरी नहीं हो सक रही है? ये तमाम राजनीतिक बातें राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। तो बात हो रही थी आरएसएस और जो वर्तमान की मौजूदा सरकार के बीच में कोऑर्डिनेट करने वाले जो नेता थे वो भी अभी दमदार नहीं रह गए। तो सवाल फिर वही खड़ा हो गया कि क्या आरएसएस और मौजूदा सरकार के बीच में तालमेल के कोई नेता नहीं बचे हैं या दोनों के बीच में दूरियां आती चली जा रही है? क्या 2024 के चुनाव जिस तरह नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती बनी हुई है, आरएसएस के लिए भी चुनौती बनी हुई है? इसलिए भी इस बात की पुष्टि होती है क्योंकि लगातार राहुल गांधी चाहे देश में हो या विदेश में हो, आरएसएस को कटघरे में जरूर खड़ा करती है और उसको लेकर लगातार बयानबाजी करते चली जा रही है। तो क्या सत्ता बदलेगी तो आरएसएस को भी जो है इसका नुकसान खामियाजा उठाना पड़ेगा? ये सब भी राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। और याद कीजिए, जब कर्नाटक चुनाव में एक बात गूंजी थी, जब बजरंग दल को बैन करने की बात हुई थी, जब पीएफआई के साथ साथ जब बजरंग दल को बैन करने की बात चली तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और खासकर नरेंद्र मोदी जी ने उसको हनुमान के का अपमान तक बता दिए थे। ये सब राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। और याद कीजिए, जब आपके हरियाणा में जब नूह में दंगे होने की बातें सामने आई और जब एक जुलूस यात्रा, एक धार्मिक जुलूस यात्रा के बाद जो हिंसा भड़की और दोबारा जब उस यात्रा को पूरा करने की योजना बनी तो सरकार ने उसको करने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी और जो दलीलें पेश की और इस तरह से पेश किया गया, इस तरह से सेना लगाई गई, चप्पे चप्पे पे पुलिस थी और सब लोगों की आइडेंटिटी देखकर उसे प्रवेश कराया गया, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के जो अनुसांगिक जो है इकाई माना जाता है जिसको आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल, इन लोगों को भी धार्मिक आज़ादी उनके शासनकाल में नहीं मिल रही है? कौन सा दबाव था जो हरियाणा की खट्टर सरकार जो है विश्व हिंदू परिषद को वो यात्रा को आगे नहीं ले जाने की इजाजत दी? तो सवाल फिर वही खड़ा है कि क्या अंदर में कुछ हलचल चल रही है, आरएसएस के अंदर में हलचल है कि मौजूदा जो सरकार 2024 में जिस चुनौतियों का सामना कर रही है इस उसकी प्रतिष्ठा भी भाव लगी हुई है और अंदर में उनकी हलचल इस बात की ओर इशारा जरूर करता है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से 22 साल के पुराना प्रचारक को पार्टी बनाने की आवश्यकता बन गई और लगातार आरएसएस प्रमुख के बयान बदलते चले गए और लगातार 2024 को लेकर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करना और तमाम मुद्दे, चाहे वह कोऑर्डिनेट करने की बात हो तो सरकार और आरएसएस के बीच में कोऑर्डिनेट की जो मंत्री होने चाहिए थे उसकी कमी, ये सारी इस बात की ओर इशारा जरूर करता है कि इस वक्त में आरएसएस में काफ़ी हलचलें चल रही है। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स में जरूर कमेंट्स करें और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया उससे निवेदन है कि सब्सक्राइब कर दे। नमस्कार।